आपने डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन के बारे में सुना होगा। आखिर बिटकॉइन होते क्या हैं? ये क्या ऐसी चीज़ है जिसका एक बिटकॉइन का प्राइस आपको पता होगा कि 2010 में था 20 रुपये जब ये स्टार्ट हुआ था, और आज एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो है लगभग 30 लाख रुपए। क्या चीज़ है ऐसे जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटकॉइन या फिर जो डिजिटल करेंसीज होती है उन चीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ होती है, आखिर डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है, लोग इससे इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए, और ये भी जानेंगे कि ये इंडिया में लीगल है या नहीं। देखो, नॉर्मली कहने के लिए तो कोई भी करेंसी जो डिजिटल रूप में पाई जाती है वो डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन ये रियल में क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी से। इस स्टोरी को ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि इसको पूरे सुनने के बाद से आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दो दोस्त हैं, राहुल और रवि। राहुल ने रवि से 10 रुपये का कोई काम कराया। काम कराने के बाद से राहुल ने रवि को 10 रुपये पेमेंट करने के बजाय उसने उसको 10 रुपये की एक टॉफ़ी दे दी। इसके बाद राहुल और रवि ने सोचा कि भाई डिजिटल ज़माना है, क्यों ना इस टॉफ़ी को हम लोग डिजिटल रूप में कर लिया जाए। मतलब हिसाब को सही से करने के लिए, और इस टॉफ़ी को एक तरह से हम लोग पता नहीं कब बिछड़ जाएं, दोस्ती के निशानी के रूप में ही इसको रखने के लिए क्यों ना इसको हम लोग लंबे समय तक रखने के लिए डिजिटल टॉफ़ी बना दिया जाए। अब ये नया टर्म था, डिजिटल टॉफ़ी क्या होता है? लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने सोचा कि हम इस टॉफ़ी को डिजिटल तो कर लेंगे, लेकिन अगर डिजिटल है तो जाहिर सी बात है इसको कोई कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है, एक का 100 बना सकता है, और ये किसी दूसरे को भेज भी सकता है, तो फिर हिसाब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राहुल और रवि ने क्या किया, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बना दिया कि जैसे राहुल ने रवि को एक टॉफ़ी दिया तो उसको डिजिटल रूप में एक स्प्रेडशीट पे लिख दिया कि हाँ, राहुल ने रवि को एक टॉफ़ी दिया। एक उस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और इस ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट था उसको बोलते हैं लेजर। रियल में भी जो भी डिजिटल मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको जो रखा जाता है, मतलब जहाँ पे उसको सुरक्षित उसके पूरे डाटा को रखा जाता है, उस चीज़ को लेजर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। मान लो कोई एक बंदा अगर लेजर को मतलब मेंटेन करे, उसको मैनेज करे, तो जाहिर सी बात है हो सकता है वो गलत करे, चीटिंग करे, 1 का 2 लिख दे, 2 का 4 लिख दे, और बहुत सारे लेजर को भाई मैनेज करना है तो उसमें गड़बड़ी कर दे, एक तरह से कह सकते हैं कि घोटाला कर दे, तो क्या होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना जो डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन का लेजर है वो हर किसी के पास फीड हो, यानी कि जितने भी लोग उस लेजर से जुड़े हुए हैं उन सबके पास इसका डाटा हो। जैसे राहुल ने रवि को एक डिजिटल करेंसी दी तो उसका जो मैनेजमेंट है वो किसी तीसरे आदमी नहीं बल्कि राहुल और रवि, यानी कि जिनके बीच ट्रांजैक्शन हुआ उन सबके पास हो, क्योंकि जो भी लोग लेजर से कनेक्टेड होंगे उन सबके पास अगर इसका हिसाब रहेगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई एक बंदा चीट करना चाहेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स है वो सबके पास है। अब इस राहुल, रवि और डिजिटल टॉफ़ी की हेल्प से चलो पूरे क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं कि जो राहुल ने रवि को टॉफ़ी दिया था डिजिटल, वो हो गया क्रिप्टो करेंसी। कोई भी क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो डिजिटल फॉर्म है, चाहे वो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या लिटकॉइन आ गया, डॉज कॉइन हो गया, यानी कि कोई भी डिजिटल करेंसी हो गया। अब राहुल और रवि का जो टॉफ़ी है डिजिटल रूप में वो हो गया क्रिप्टो करेंसी। देखो, क्रिप्टो करेंसी का जो मतलब होता है, क्रिप्टो मतलब होता है सीक्रेट या छुपा हुआ, करेंसी मतलब किसी भी देश का मुद्रा, यानी कि जैसे हम लोग कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स खरीदते हैं या यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक तरह का प्राइवेट या सीक्रेट करेंसी होता है जो क्रिप्टो करेंसी होता है। देखो, अब ये काम कैसे करता है। जितने भी डिजिटल करेंसी होते हैं, यानी कि आज तक जितने भी लगभग आज तक 4000 से ज़्यादा डिजिटल करेंसी की खोज हो चुकी है। बिटकॉइन उसमें सबसे पहला था और सबसे फेमस भी पूरे वर्ल्ड में वो माना जाता है। अब बिटकॉइन का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक बंदे से दूसरे बंदे में जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका जो डाटा होता है उसको कई कंप्यूटर मेंटेन कर रहे होते हैं। उसका जो पूरा डाटा होता है, जैसे कि मैंने बताया, उसको बोलते हैं लेजर। अब लेजर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। अब ये जो लेजर का ट्रांजैक्शन का जो डाटा होता है वो किसी एक पर्सन का नहीं होता, वो हर किसी का होता है जो उससे जुड़ा हुआ है। अभी लेजर मेंटेन कैसे होते हैं? देखो, लेजर मेंटेन होते हैं ब्लॉकचेन टेक्निक से। देखो, ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी खाली डब्बा या कोई खाली कमरा, और चैन यानी कि उन ब्लॉक्स का आपस में जुड़े होना। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, उनको हम ब्लॉक्स मान लेते हैं। देखो, एक ब्लॉक भरने के बाद से हम लोग दूसरा डब्बा यूज़ कर लेते हैं, दूसरा डब्बा भरता है, दूसरा भरने के बाद से तीसरा डब्बा भर जाता है। ठीक इसी तरह से ब्लॉक भी काम करते हैं। इसी तरह से ब्लॉक चैन भी काम करता है, यानी कि इसमें हर लेजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है पहले ब्लॉक से लेकर अंतिम ब्लॉक तक पूरा जुड़ा होता है, यानी कि मतलब सभी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़ी होती हैं। अब ये जो ब्लॉकचेन की टेक्निक है वो सबके कंप्यूटर में अवेलेबल है। जो लेजर है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास है, इसलिए इसमें चीटिंग नहीं हो पाती। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा इजीली समझते हैं। अब मान लेते हैं राहुल के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन रवि को दे दिया।
ये प्रोसेस होने के बाद से सारे जितने भी लेजर्स हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट अपडेट होने लगता है कि क्या सच में राहुल ने रवि को एक बिटकॉइन दिया, और अगर दिया तो अब राहुल के पास कितने बिटकॉइन बचे, रवि के पास कितने हो गए। और इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सबके पास रहेगी जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं। और हाँ, ये किसी को बैठ कर कंप्यूटर पे चलाना नहीं पड़ता, ये सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है। अब जो भी लोग लेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या उसको हैंडल कर रहे हैं उनको बोलते हैं माइनर्स। और ये जो टेक्निक होती है पूरे प्रोसेस को हैंडल करने की उसको बोलते हैं माइनिंग टेक्निक। जो भी माइनिंग के वर्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और एडवांस कंप्यूटर से होते हैं, यानी कि इसमें कंप्यूटर के एनर्जी का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर की पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे माइनिंग प्रोसेस के द्वारा क्रिप्टोकॉइन बनते हैं और मेंटेन होते हैं। इतना सब सुनने के बाद से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है वो एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, और उसका जो ट्रांजैक्शन का पूरा इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास अवेलेबल होता है उसको लेजर बोलते हैं। और जो लेजर का प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है किससे, ब्लॉकचेन टेक्निक से। इतना तो समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना लेजर है, इन सब का ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन सबके पास है, यही मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पे प्राइवेसी मतलब एक तरह से गड़बड़ हो गई, हर किसी को पता है कि किसके पास कितना पैसा है, तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसी ने एक टेक्निक का यूज़ किया है, क्रिप्टोग्राफी। यानी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो सबके इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कोड वर्ड में अवेलेबल होते हैं, यानी कि सबको पता है कि इतने सारे पैसे हैं लेकिन वो किसके हैं किसी को पता नहीं। जैसे एज एग्जांपल मान लो अगर मेरा कोई एक बिटकॉइन है तो वो मेरे रूबी नाम से नहीं रहेगा, वो कोई उसको कोड दिया रहेगा, जैसे R2 B2 R1 B1 वॉट जो भी, मतलब वो कोडेड रहेगा। यानी सबको डाटा तो दिखेगा कि हाँ R2 B2 के पास इतना पैसा है, इतना बिटकॉइन वो अकेले ऑन कर रहा है, लेकिन ये है कौन, वो रूबी है, वो कोई नहीं जानता है। इस तरह से ये मतलब एक तरह से सब कुछ सबके सामने होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ये प्राइवेट होता है और सबकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अच्छा, पहले से हमारे पास एक करेंसी थी, जैसे इंडिया में रुपया है वैसे हर कंट्री का अपना खुद का करेंसी है, ठीक है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या थी, और ये क्या सोच कर लोग इसको बनाए। इसका मेन रीज़न है ना पैसे पर दूसरे अथॉरिटीज़ का कंट्रोल होना। जैसे कि कुछ लोग की शिकायत थी कि पैसे हमारे हैं तो फिर उसका जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में क्यों, बैंक के हाथ में क्यों, जो भी अदर एजेंसीज हैं या ट्रेडिंग कंपनीज है उनको क्यों पता रहे कि हमारे पास कितना पैसा है। यानी कि अगर पैसा हमारा है तो उसका कंट्रोल दूसरे के पास ना रहे, इसी के बेस पर ये क्रिप्टो करेंसी बनाया गया। देखो, जब भी पैसे बैंक में होते हैं तो जब भी इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है या रुपए की वैल्यू कम होती है, तो जो आपका बैंक में बड़ा रुपया होगा उसकी भी वैल्यू कम होगी, इन्फ्लेमेशन रेट के साथ उसकी भी वैल्यू गिरती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि वो उसका कंट्रोल किसी पर नहीं है, जो उससे जुड़ा है उसका उस पर कंट्रोल है, यानी कि जिसका क्रिप्टो करेंसी उसका कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि पैसा अगर सबका है तो कंट्रोल भी सबका होना चाहिए, किसी अथॉरिटीज़ किसी बैंक का नहीं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था, यानी कि बिटकॉइन आया था 2010 में, तो उसकी जो कीमत थी एक बिटकॉइन की लगभग 20 रुपये थी, और आज वही एक बिटकॉइन हुआ है लगभग 30 लाख रुपए का। मैंने शुरुआत में बताया था। इसकी प्राइस डिसाइड कैसे होती है और इतना बढ़ कैसे गया इतने दिन में। क्रिप्टो करेंसी में हर करेंसी का एक रूल है, यानी हर कॉइन का एक रूल है कि कितने कॉइन्स होंगे, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। यानी कि जैसे बिटकॉइन का एक रूल है कि बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन कॉइन से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो एक लिमिटेड है, उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और ठीक इसी तरह से जितने भी और कॉइन्स हैं, जैसे डॉज कॉइन हो गया या लिट कॉइन हो गया, यानी कि जितने भी अदर कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी है उनका भी फिक्स है। हम यहाँ पे बिटकॉइन का लेकर चलेंगे एग्जाम्पल के लिए। देखो, जब कोई भी चीज़ फिक्स होती है, लिमिटेड होती है, और एक तरह से उस पर लिमिट है कि हाँ इतना ही है पूरी दुनिया में, तो उसकी जो फेम होती है वो बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, और इसी तरह से प्राइस भी बढ़ती है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कोई कलम है जो 20 रुपए की है। पहले उसको एक पर्सन लेना चाह रहा था, मैं उसको मान लो बेच रही थी और कोई एक इंसान मतलब इंटरेस्टेड था उसको लेने के लिए, तो मैंने बोला कि हाँ 20 रुपये। फिर मैंने देखा कि 2-3 लोग और आ गए, 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, उसकी प्राइस मतलब एक तरह से मान लो एक ही कलम को लेने के लिए 20-25 लोग आ गए, ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगी ना कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस दे वो ले जाए। तो किसी ने कहा कि मैं 20 दे सकता हूँ, 50 दे सकता हूँ, 20 रुपये का पेन का किसी ने बोला कि 1000 दे सकता हूँ। और डिमांड के साथ साथ उस चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ने लगी, भले ही वो चीज़ उतनी की ना हो, लेकिन उसकी प्राइस डिमांड के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक यही चीज़ हुआ क्रिप्टो करेंसी में। जब ये नया नया आया था तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, लोगों में एक तरह से इसका उत्साह बढ़ा कि हाँ मैं भी लूँगा इस। फिर लोगों ने एस्टिमेट किया कि इसका जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़ सकता है। अब लोग खरीदने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए और इसके जो खरीदार हो गए बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन जो बिटकॉइन की, मान लो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एग्जाम्पल हम लोग लें, तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो लिमिटेड है ना, 21 मिलियन कॉइन ही होगा, और ख़रीदने वाले जो बहुत सारे हैं,
तो इसीलिए इसका जो प्राइस होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो इस तरह से डिमांड के साथ क्रिप्टो कॉइन्स की जो प्राइस थी वो 2010 से अब तक लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और हाँ, बढ़ती नहीं घटती भी है भाई डिमांड, और डिमांड जब घटती है तो जाहिर सी बात है प्राइस भी घटती है। जैसे एक बार एलन मस्क ने अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि जो उनका टेस्ला कंपनी है उसमें जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गए कि मतलब टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उसकी जो मांग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बिटकॉइन का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा एक बैग बढ़ गया। एलन मस्क के अनाउंसमेंट के बाद से जो एक क्रिप्टो कॉइन का जो वैल्यू था, कीमत था, वो हो गया था $60,000। लेकिन बाद में कुछ महीने बाद जाके उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, और मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, यानी कि टेस्ला जो है वो क्रिप्टो कॉइन का एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर पता चला उसकी जो प्राइस थी वो गिर कर $30,000 पे आ गई। इस चीज़ को बोलते हैं मस्क डिप। अच्छा, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी लेना चाहिए? इसके फ़ायदे ऐसे क्या हैं जो इतने ये फेम में है, लोकप्रिय है? सबसे पहले इसका फ़ायदा है कि इस पर ये डिसेंट्रलाइज है, किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो 2 कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी बात को लेकर अगर अनबन हुई तो मान लो रुपया जो है उसकी वैल्यू गिरी या डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरी, तो इन सब के मतलब देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरने से जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी होगा उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी लेने के फायदे के साथ नुकसान भी है। देखो, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई केंद्र नहीं है, मतलब एक तरह से उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप शिकायत कहाँ करोगे? कोई मतलब मेंटेनेंस का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि आप किसी से कह ही नहीं सकते। और पहली बात, जैसे इसका नाम से यह क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट करेंसी है, तो इसका लोग जो यूज़ होता है, जैसे मान लो किसी बुरे काम में इसका यूज़ हुआ तो करते हैं, क्योंकि सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चल पाता। और इसका सबसे मेन एक बुरा बात यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ होता है, यानी कि ये इको फ्रेंडली नहीं है काफ़ी हद तक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बनाने में, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। अच्छा, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ करो उसको और आपको पुलिस के पास जाना पड़े? देखो, इसका आंसर ये है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, लेकिन पहले पूरी बात सुनो। लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। मतलब क्रिप्टो करेंसी का यूज़ आप पैसे की जगह नहीं कर सकते, एज ए कैश इसका यूज़ आप नहीं कर सकते, कोई सामान नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ अदर कंट्रीज़ में इसको एज ए मनी यूज़ किया जाता है, इंडिया में अभी नहीं किया जाता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, उसको होल्ड करना, ये अलाउ है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एज ए मनी उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप किसी को क्रिप्टो कॉइन दे रहे हो और उसके बाद से वो आपको इंडियन रुपी दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लीगल नहीं है और ना ही ऐसा होता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, फुल इन्फॉर्मेशन जितना मैंने कलेक्ट किया था, रिसर्च किया था इसके बारे में। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो कि कुछ और जानना हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या ऐसा कुछ कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।